सगळ्यात प्रथम नमस्कार. जय महाराष्ट्र. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. सगळ्यात प्रथम महाराष्ट्रात आपण बोलू इच्छितो छत्रपती शिवाजी महाराज की. आता तुम्ही विचार करणार, जे लोक आज पहिल्यांदा या मीटिंगला येत आहेत की अकीबाई मराठीत का म्हणतात. कारण हा आहे, कारण आपण सगळं महाराष्ट्रात राहतो. तर ज्याला मराठी बोलता येत नाही त्यांनी पण असा प्रयत्न करावं की आपण सगळं मराठीत बोलावं. आज आपण सगळे एक मशिदीच्या हॉलला बसलो आहोत. माझं असं मत आहे 50% हिंदू आणि 50% मुसलमान लोक इकडे बसलेले आहेत. आणि एका मशिदीच्या अंगणात आपण मराठी भाषेत बोलतोय. आता यांचं म्हणणं आहे हिंदी में बोलो. बहुत अच्छी बात की आपने. हिंदी में भी हम बात करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं. ये है महाराष्ट्र. किसी को अगर मराठी नहीं आती तो उन पे दादागिरी थोपी नहीं जाएगी. उनसे हम हिंदी में भी बात करेंगे. ये हिंदुस्तान, ये हमारा महाराष्ट्र और ये हमारा मुंबई. देखो, भाषा हमारे लिए बनाई गई है, हमें भाषा के हिसाब से नहीं बनना है. मैं बिल्कुल मानता हूं कि हम सबको महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी बोलना चाहिए. लेकिन जिन्हें मराठी नहीं आती उन्हें मराठी सिखाना ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है. जो हिंदी भाषा में बात करते हैं, तुम भी चाहते कि जब पुलिस वाला रोके कि तो तुम भी मराठी में उनसे बात करें. तुम भी जब गवर्नमेंट में ऑफिस में जाए तो तुम भी उनसे मराठी में बात करें. तो भाषा सबसे जरूरी है. और आप सोचेंगे आज अकीबाई भाषा पे सबसे पहले क्यों बात कर रहे हैं. हम तो भाषा की मीटिंग लेने के लिए नहीं बैठे, लेकिन भाषा पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि भाषा के नाम पर हम मुंबईकर को तोड़ा जा रहा है. तो क्या आपको भाषा के नाम पर टूटना है? क्या आपको भाषा के नाम पे टूटना है? तो इसीलिए हम सबसे पहले मराठी का आदर करेंगे. हमेशा स्पीच मराठी में शुरू करेंगे, बाद में हिंदी में करेंगे, और जरूरत पड़ी और कोई साउथ इंडियन रहे जिन्हें दोनों भाषा नहीं आते तो इंग्लिश भी बोलेंगे. ये खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है, ये खूबसूरती हमारे महाराष्ट्र की है, ये खूबसूरती हमारे मुंबई की है. आता परत मी विषयावर येतोय. आपण ज्यासाठी इकडे जमा झालेलो आहे, मुंबईचा पुनर्विकास यानी मुंबई का रीडेवलपमेंट, यही आज का हमारा मुद्दा है. जेव्हा मुंबईचा पुनर्विकास होतो म्हणजे एक महाराष्ट्र नाही, या देशाच्या सगळ्यात मोठ्या शहराचा पुनर्विकास चालू आहे. आणि ह्या पुनर्विकासात सगळ्यात जास्त हक्क जे लोअर इन्कम लेवलचे लोक आहेत त्यांचा असतो. तर जर शहर विकास करतोय तर लोअर इन्कम च्या लोकांचा सगळं पहिला हक्क त्यांचा आहे. जेव्हा पण नेते लोक मत मागायच्यासाठी येतात ते लोक तुमच्याकडे पहिले येतात, नंतर ते लोक मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगला आणि हायफाय सोसायटीवर जातात. तर मत मागताना ते लोक तुमच्याकडे येतात, पण नंतर ते तुम्हाला दुर्लक्षित करतात. ही खरी गोष्ट आहे. जिनको मराठी में नहीं समझा आप बेफिक्र रहना, हम दोनों भाषा में बात करेंगे. आज हमारा विषय जो है मुंबई के रीडेवलपमेंट का है. यानी मुंबई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये शहर तरक्की कर रहा है. तो मेरा ऐसे मानना है जो लोगों की आमदनी कम है उनका तो सबसे पहला हक बनता है इस शहर के प्रगति पे, क्योंकि रात दिन वो लोग इस मुंबई शहर की सड़कों पे मेहनत करते हैं. तो अगर
किसी ने ऐसा सोचा कि शहर तरक्की करेगा तो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए या सिर्फ अपर क्लास के लिए, तो नहीं। जब तक लोअर क्लास से मिडिल क्लास से अपर क्लास तक ये सोसाइटी तरक्की नहीं करेंगी, तब तक ये शहर नहीं, ये देश प्रगत नहीं कहलाया जाएगा। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी हमारे देश की प्रगति अभी भी हो रही है। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में बहुत फर्क होता है। डेवलपिंग कंट्री में अभी भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तकलीफें हैं। डेवलप्ड कंट्री में वो तकलीफें कम है, जैसे रास्ता, पानी, छत। ये 3 चीजें आज भी हमारे पास कमी है, इसलिए हम डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से हिंदुस्तान में हम तरक्की कर रहे हैं, आगे जाके ये छत का मसला तो पूरा सॉल्व होने वाला है। और ये रीडेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू है, तो रीडेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप में से सबसे पहले सबने हाथ ऊपर करना जो रीडेवलपमेंट के सपोर्ट में है। सबने हाथ ऊपर करना जो चाहता है कि रीडेवलपमेंट हो। आप सब ठीक से हाथ ऊपर करना, हर इंसान हाथ ऊपर करना जो चाहता है कि रीडेवलपमेंट हो। हर इंसान, आप सब चाहते हैं रीडेवलपमेंट हो, हम सब चाहते हैं रीडेवलपमेंट हो। मैं जानता हूं महाराष्ट्र की सरकार चाहती है कि रीडेवलपमेंट हो, तो फिर हम महाराष्ट्र के सरकार के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के सरकार के साथ हैं। हम यहां जमा हुए सरकार का विरोध करने के लिए नहीं है, हम जमा हुए सरकार का साथ देने के लिए और हमारा काम करके लेने के लिए। तो सरकार हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन हमें हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी, हमारी एकजुटता दिखानी पड़ेगी, हमारी तादाद दिखानी पड़ेगी। आज मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां जमा हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी संख्या में इतने सवेरे सब लोग उठ के आएंगे, लेकिन बहुत खुशी हुई कि आप सभी लोग आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे जो मुद्दे हैं इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा है हमारी एकता। आप हमेशा मेरे मीटिंग्स में एक ही चीज सुनेंगे, एकता एकता एकता। और ये एकता न होने की वजह से आज आप सभी तकलीफ में हैं। एकता न होने का कारण है आपके बीच के दलाल, आप ही के बीच के दलाल। यही एक कारण है आप लोगों में एकता नहीं होती है, क्योंकि दलाल को पैसे से खरीदा जाता है, या फिर ताकत से, या सत्ता की लालच से। एकता तोड़ने के लिए दलालों को खरीदा जाता है, और ये सब आप सभी लोग जानते हैं। आज यहां पर सिर्फ भारत नगर के लोग नहीं हैं, बैंड्रा वेस्ट के नरगिस दत्त नगर के लोग भी हैं, और सेंटा क्रूज ईस्ट के जाकू क्लब के भी लोग भी हैं। तो सबसे पहले भारत नगर के लोगों ने हाथ ऊपर करिए, सारे भारत नगर के लोगों ने हाथ ऊपर करिए, ठीक से हाथ ऊपर करिए। अतुल और राजेश कुड़े, ठीक है। भारत नगर के लोगों ने ठीक से हाथ ऊपर करिए, ये कवर करो। अतुल कवर कर। भारत नगर के लोगों ने ठीक से हाथ ऊपर करना। कितने लोग आए? सबसे पहला सवाल भारत नगर के लोगों के लिए। आप मुझे पिछले 2 महीने से जानते हैं, भारत नगर के लोग मुझे पिछले 2 महीने से जानते हैं। मुझे भारत नगर लेके जाने वाले इंसान का नाम है तारिक भाई। तारिक भाई आप यहां पर है? तारिक भाई, बहुत बहुत खुशी हुई तारिक भाई आपको देखकर। सिर्फ तारिक भाई की वजह से मुंबई के रीडेवलपमेंट का इशू पे मैंने काम करने शुरुआत किया। तो जोरदार तालियां तारिक भाई के लिए। सबसे ईमानदार इंसान जिसे मैं मानता हूं, और वो ईमानदारी आज उन्हें यहां खींच ले आई है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, तारिक भाई ने तो सपोर्ट बहुत किए,
भारत नगर के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किए, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी पलों में तोड़ने की कोशिश भारत नगर में भी की गई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम ये मीटिंग करने आए, कोई हंगामा करने नहीं आए, ना मैं किसी को हंगामा करने दूंगा। जब भी कोई हमारी एकता पे उंगली उठाएगा तो उसको शांति से शांत करना ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ताकि मीटिंग्स ठीक से हो। इसीलिए मैं वापस कह रहा हूं, एकता सबसे जरूरी है। ये एकता टूटी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। और कारण एकता टूटने के सिर्फ दो होते हैं। पैसे की लालच, जो कि बिल्डर भी पैसे दे सकता है आपको, एसआरए के अधिकारी भी दे सकते हैं, या आपके सत्ता या विरोधी के नेता भी दे सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन के लिए लोगों को खरीदना चाहेंगे। तो किसी को भी बिकना नहीं है, और जो बिका उसको हम तो खड़ा नहीं करेंगे, कम से कम हमारी एकता तोड़ने नहीं देंगे। आप लोग जो पीछे खड़े आके बैठिए, पीछे जो लोग खड़े आगे बैठिए, यहाँ चेयर्स खाली है, प्लीज सब लोग आगे बैठिए। आप लोग भी इधर आगे बैठिए, आइए आप लोग यहाँ जो बैठे ना सामने, प्लीज यहाँ आके बैठिए। तुम्हें पण आई बस पुढे इस तरफ बैठिए। इस जितने भी चेयर्स खाली हैं सब आगे बैठिए। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है एकता। किसी को अभी भी एकता अगर समझ में नहीं आई हो तो सारे चीज की जड़ है एकता। जो बिल्डर, विरोधी का नेता, सत्ताधारी नेता या आपके बीच का दलाल खरीदने की कोशिश करेगा और तोड़ने की कोशिश करेगा, वो है आपकी एकता, सबसे पहली चीज। और दूसरे कारण जो एकता तोड़ने की कोशिश करते पैसा छोड़ के, वो है नेता बनने की लालच। तो अगर किसी को स्टेज पे और कोई कुर्सियां नहीं दिख रही है, उसका कारण है नेता बनने की लालच। हम नहीं चाहते यहां हो, क्योंकि अगर किसी को नेता बनने की यहां लालच हो और यहां बाजू वाली कुर्सी में बैठने का शौक हो, तो समझना झगड़े यहीं शुरू होते हैं। इसीलिए हम कभी भी यहां से नेता पैदा नहीं करेंगे। ये नेता पैदा करने की मीटिंग्स नहीं है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा, न मैं कोई इलेक्शन लड़ने वाला हूं, न मैं कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं। ये मेरा वादा आपसे। दो 2019 से लेकर अब तक लोग मुझे जानते हैं एक पत्रकार की वजह से, एक न्यूज चैनल के मालिक की वजह से। पिछले 1 साल से लोग मुझे जानते हैं कि मैं नॉनस्टॉप समाज में सेवा करता हूं। सबसे ज्यादा लोग मुझे जानते हैं ईमानदारी की वजह से। लोग मुझे इसीलिए जानते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि ये इंसान 1 रुपया भी किसी का लेने वाला नहीं है। तो क्या मैं ये कभी विश्वास तोड़ूंगा? कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन आप लोगों को मुझ पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके हर सवालों का जवाब मैं आपसे दूंगा, हर एक रुपए का हिसाब दूंगा। आज जिस हॉल में हम बैठे हैं, यहां पर सिर्फ मैंने मेरे जीपे से 1000 रुपए भरा हूं। यहां के ट्रस्टी बोले आपका जितना दिल चाहे आप उतना ही देना। मैंने उनको पूछा ये हॉल बुक करने का, यहाँ शादियां होती है, यहाँ नीचे ऊपर शादियां होती है, तो अक्सर यहाँ जब शादियां होती है तो ऊपर के हॉल के 7,500 होते हैं, नीचे के हॉल के 7,500, 15,000 रुपए में यहाँ शादियां होती है। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपके वीडियोस, काफी वक्त से आपके वीडियोस देख रहा हूं, और मैं आपको कहूंगा आपका जो दिल चाहेगा उतना दीजिए, क्योंकि ये एक मस्जिद का हॉल है, ये एक ट्रस्ट है। आप देख सकते हैं लाइट, फैन, यहाँ काम करने वाले लोग, यहाँ की जगह, मेंटेनेंस, उनका खर्चा होता है। तो कुछ ना कुछ हॉल, आज ये मस्जिद है, कल ये मंदिर होगा। आज ये मीटिंग मस्जिद में है, कल ये मीटिंग मंदिर में होगी। तो क्या मेरे सारे मुसलमान भाई मंदिर में आएंगे? क्या आप सब मुसलमान भाई मंदिर में आएंगे? सबने हाथ ऊपर करना, सारे मुसलमान जो मंदिर में आएंगे।
ये है हमारे हिंदुस्तान की एकता, ये हमारे महाराष्ट्र की एकता, ये हमारे मुंबई की एकता। ये हम कभी तोड़ने नहीं देंगे। आज आप में से कितने हिंदू भाई बहन यहां आए हुए, हाथ ऊपर करिए। सारे हिंदू भाई बहन हाथ ऊपर करिए। आप आज सब लोग आज एक मस्जिद के हॉल में आके बैठे, आप सबका स्वागत है। जोरदार तालियां। यह है एकता। हमारा पहला विषय शुरू होता है एकता पे और खत्म होता है एकता पे। यह हमारा सबसे पहला विषय एकता। एकता तोड़ने के लिए लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे ये बीजेपी वाला है, कहेंगे ये कांग्रेस वाला है, कहेंगे ये शिवसेना है, कहेंगे ये उबाटा है या राष्ट्रवादी कहेंगे। अगर आपको मेरे पे शक हो तो मैं आपको दो प्रूफ देता हूं। पहला प्रूफ ये है कि एक मेरा YouTube और Facebook और Instagram पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो पिछले 5 साल का आप देखिए और वो हो सके उतने वीडियो देखना और वो चीज आपको सच बताएगा कि इंसान कौन है। और दूसरा प्रूफ है जो मैंने किए हुए काम, जहां जहां मैंने काम किया हो वो लोगों को पूछना कि अकी भाई ने ये कैसा काम आपको करके दिए। मेरा दिखाए हुए रास्ते पे जो जो लोग चले उन्हें तरक्की मिली है, क्योंकि मैंने लोगों को भड़काया नहीं, सोच समझ के अच्छे निर्णय लेने के लिए मदद किया। तो एक रास्ता जरूरी है। लोग आपको भटकाएंगे, अकी भाई ये दिखा रहे आप ये करो। देखो, भटकाने की वजह से तकलीफें होती है। अगर झगड़ा स्क्वायर फीट पे है तो लोग आपको कोई और झगड़ा दिखा देंगे और ये झगड़ा दिखाने के चक्कर में नेता पैदा होते और दलाल पैदा होते हैं। तो हमें हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए और हमारा रास्ता ये कागज पे लिखा हुआ रास्ता है। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं डिटेल में हमारा रास्ता बताऊंगा। हमारा रास्ता लिखित होगा, हमारा रास्ता गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को रहेगा, मंत्री को रहेगा और मुख्यमंत्री को रहेगा। और ये कागज पे जो स्टैंप है आज प्राप्त झाले 26 जून 2025। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, जिनके अंडर में अर्बन डेवलपमेंट आता है, यानी शहरी विकास, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट, यानी SRA, महाड़ा, BMC, ये सबके मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी। तो इन दोनों को ये लेटर की कॉपी पहुंच चुकी है, आप स्टैम्प देख सकते हैं। और ये लेटर की कॉपी SRA के जो CEO है महेंद्र कल्याणकर जी, उन्हें भी पहुंच चुकी है। तकरीबन 2 हफ्ता पहले ये लेटर की कॉपी उन्हें पहुंच चुकी है। लेटर में क्या है मैं आपसे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि रास्ता जरूरी है, तो पहला एकता, दूसरा रास्ता। हमें रास्ते से भटकना नहीं है। कोई आपको बोलेगा कोर्ट के दरवाजे, कोई आपको बोलेगा कि महाड़ा का लेआउट है तो सिर्फ महाड़ा से जाके लड़ाई करें, SRA से बाकी नहीं करेंगे, या कोई आपसे कहेगा कि सिर्फ BMC से बात करेंगे। हर इंसान का अलग अलग सोच हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन अगर सबकी एकता है तो रास्ता भी एक होना चाहिए और रास्ता वो होना चाहिए जिसमें सफलता मिले। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो मैंने बांद्रा वेस्ट में खार डांडे में कोली औरतों के लिए किया था। जब कोली समाज की औरतें मेरे पास आई थी तो उनकी एक ही समस्या थी कि हम लोग जो मच्छी बेचते, कोली यानी मुंबई के असल लोग, असल मराठी, असल मुंबई के लोग कोली समाज के होते हैं, जो कि खार में, खार डांडे में रहने वाले जो कोली समाज है, ये असली मुंबई ये है। तो मुंबई सबकी है, बोलते हैं ना मुंबई कोणाची, मुंबई कोळ्यांची। मुंबई कोळ्यांची भी है, बाकी सारे महाराष्ट्र के सभी लोगों की है और हिंदुस्तानी के सारे लोगों की मुंबई है। मुंबई पे कोई एक इंसान का हक नहीं है, सभी का हक है।
तो जब कोली औरतें मेरे पास आई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे कुछ अच्छे काम देखे, तो उन्होंने कहा कि हमारा फिश मार्केट में मच्छी बेचने का धंधा ठप है। उसका कारण एक ही है, जो दूसरे कोली लोग हैं जो मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं, वो लोग लाके रास्ते पे मच्छी बेचते हैं। तो कोली में दो गुट हो गए थे, एक मच्छी पकड़ने वाले कोली और एक मार्केट में बेचने वाले कोली। तो उनमें झगड़ा था। अब ये झगड़ा सुलझाना जरूरी था, लेकिन वो झगड़ा लगा के झगड़ा सुलझता नहीं है। झगड़ा लगा के नेता का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा, तुम आपस में झगड़े तो प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ नेता अपने वोट इकट्ठा कर सकता है, तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, अगर फिश मार्केट में तुम्हारी मच्छी बिकने जा रही है, क्योंकि जो मच्छी पकड़ने वाले वो रास्ते पे ही बेच रहे, इसलिए लोग मच्छी मार्केट में ही नहीं आ रहे, तो आप लोग कार्टर रोड, आप सभी को कार्टर रोड पता है? कार्टर रोड में जो चलने की जगह है, बहुत लंबी जगह है चलने की, उसके एक कोने में सी फूड प्लाजा शुरू करते हैं। यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हफ्ते के 3 दिन मच्छी फ्राई करके बेचो। जो दिन में मच्छी बिकती नहीं है, वो शाम को फ्राई करके बेचो। ये आसान रास्ता था, और ये माही में हुआ था। माही में एक सी फूड प्लाजा शुरू हुआ था, जहां मच्छी फ्राई करके बेची जाती, ताजी अच्छी मच्छी सस्ते में। तो ये मेरा सुझाव था उन्हें। लेकिन मैंने जब बीएमसी के वार्ड ऑफिसर, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से पत्रकारिता करता हूं, तकरीबन 24 रिपोर्टर्स लोगों को मैंने खुद ट्रेन किया, और आज वो लोग बड़े बड़े न्यूज चैनलों में काम करते हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन, अक्सर बड़े बड़े मंत्रियों की मैंने इंटरव्यू लिया, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े गवर्नमेंट के अधिकारी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं जानता हूं गवर्नमेंट में काम कैसे चलता है, और मैं सारे अधिकारियों को खुद जानता हूं। आपके एसआरए के सीईओ महेंद्र कल्याणकर जी को मैं 2021 से जानता हूं, क्योंकि मेरा जो गांव है खेड़ रत्नागिरी, मैं कोकनी मुसलमान हूं। हमारे यहाँ पर जो रायगढ़ के जो कलेक्टर थे वो महेंद्र कल्याणकर जी थे 2021 में, उस जो एसआरए के हेड है, जिनकी वजह से आज एसआरए के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके बाद वो पूरे कोकण के कमिश्नर बने, उसके बाद वो एसआरए के सीईओ पिछले साल आए। तो मैं उनको 4 साल से कम जानता हूं। और आज भारत नगर के लोगों से जब मैंने शुरुआत किया, तो मैंने आंदोलन ही उनके विरोध में किया, यानी मैंने मेरे 4 साल के रिश्ते उनसे खराब किया। लेकिन राजकारण और अधिकारियों में एक चीज जो कॉमन है, वो ये कि कोई किसी का नहीं होता। राजकारण में बाप बेटा, बेटा बाप का नहीं होता। ऐसे अधिकारी होते हैं, वो अपनी नौकरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है। तो जब मैं जानता हूं, जब मैं समाज कार्य कर रहा हूं, जैसे सारे विषय जो मैंने अपने हाथ में लिया था, जैसे कोकण में जब महापुर आया था, जब पानी भरा था गांव में, तो वो विषय लोगों का उठा के मैं खुद मंत्रालय गया था और उसका सोल्यूशन मिला था। पोलियो का मिला था, ऐसे आर्थिक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किया, और जितने प्रॉब्लम सॉल्व किया उससे मैंने अपना नाम बनाया। तो मैं सिर्फ आपके विषय में मेरे एक ही खुदगर्जी है कि मैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन खाली ढूंढना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए अधिकारियों से मेरा झगड़ा हो, जो मंत्री मुझे पसंद कर दे वो ना पसंद करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ काम होना जरूरी है, क्योंकि मेरी पहचान मेरे काम से है, कोई नेता से नहीं है। तो काम करने का तरीका जो है, जो मेरा दिखाया हुआ रास्ता है, वो रास्ता जरूरी है, और रास्ते पे सब एक साथ आना जरूरी है। तो अगर आपको कोई और रास्ता दिखा रहा है, तो समझ जाना वो भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो एकता के बाद दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा है, वो है हमारा रास्ता, कि हम सब एक ही रास्ते पे टिकेंगे। क्योंकि जब सब एक रास्ते पे रहेंगे तो ताकत बढ़ेगी, और सरकार से वो काम करवा के ले सकते हैं। झगड़ के तो कुछ नहीं मिलने वाला है, करवा के लेना है।
काम करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़े, मीटिंग्स लेनी पड़े या जो कुछ भी करना पड़े, हम सब करने तैयार हैं। तो दूसरा है हमारा रास्ता, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद। तीसरा है हमें बहुत मजबूती से ग्रुप्स तैयार करने होंगे। आज यहां पर भारत नगर के लोग हैं जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे। उसके बाद आप में से कितने लोग हैं जो लोग नरगिस दत्त नगर से आए हुए? सारे नरगिस दत्त नगर के लोगों ने हाथ ऊपर करिए। अतुल, सारे नरगिस दत्त नगर के लोगों ने हाथ ऊपर करिए। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में नरगिस दत्त नगर के लोग। आणि तुमच्यातून किती लोक जाकू क्लब सॅन्टाक्रूज ईस्ट वरून आलेले आहेत? सगळ्यांनी हात वर करा। जाकू क्लब सॅन्टाक्रूज ईस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत। जसं मी म्हटलं, एवढी लोक जाकू क्लब सॅन्टाक्रूज ईस्ट, वाह, वेरी गुड, जोरदार सबने ताली लगाइए। जाकू क्लब चौल सैंटाक्रूज ईस्ट सबसे बड़ी संख्या में आया है। ये बहुत बड़ी जीत है आपके लिए। ये तालियों के साथ एक हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया, तीसरी चीज हमें ग्रुप्स में एकजुटता बढ़ानी पड़ेगी। वो क्यों, वो बताऊंगा मैं आपको अभी। जैसे आपने देखा, जाकू क्लब सैंटाक्रूज ईस्ट के सबसे ज्यादा लोग हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा लोग जो है वो नरगिस दत्त नगर के हैं और फिर उसके बाद लोग जो है वो भारत नगर के हैं। जो विषय पे मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं वो विषय के लोग सबसे कम आए। इसका कारण है, इसका कारण है तोड़ना। क्योंकि आप आपके ही ग्रुप में संगठित नहीं है, इसलिए लोग आपको तोड़ते हैं। आज भारत नगर के लोग जो बड़ी संख्या में मीटिंग में होते थे, उनमें से ही लोग आधे हो गए। उसका कारण यह है कि उनमें ही संगठित होने की क्षमता नहीं है। आप भारत नगर के लोगों ने वापस एक बार हाथ ऊपर करिए। आपको संगठित करना यह मेरी जिम्मेदारी है, आप सभी को संगठित करना मेरी जिम्मेदारी है। इसका कारण यह है, भारत नगर के लोगों ने ध्यान से सुनिए, मैं यहां खड़ा हूं, मैं रात दिन मेहनत करता हूं, रात दिन मेहनत कर रहा हूं, कोई खुदगर्जी नहीं है मेरे में। मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों में से ही 4 लोग अगर मेरे बाजू में खड़े रहते थे, उनमें से अगर सिर्फ 2 ही बार आज आप में से अगर आए हो, उसका कारण यह है मैंने उनको बाजू में खड़ा किया था। बहुत अफसोस की बात है, यह मैंने गलती किया था भारत नगर में कि मैंने 4 लोगों को लोगों में से लाके मेरे बाजू में खड़ा किया था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी और यह गलती मैं न नरगिस दत्त नगर में होने दूंगा, न जाकू क्लब में होने दूंगा। और आगे जितने भी लोग और जुड़ेंगे, यहां ये गलती होने हम कोई भी नहीं देंगे। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपका नेता नहीं रहूंगा, लेकिन आप में एकजुटता तैयार करनी होगी। क्योंकि लोग आप में से हर एक इंसान, अगर कोई भी एरिया, मुझे ऐसा लगता है एक 80-90 लोग हर जगह से आए हुए हैं, कम से कम यहाँ 300 के ऊपर लोग हैं। मुझे लगता है 400 की भी संख्या हो सकती है। कम से कम 300 के ऊपर तो कुर्सियां यहाँ लगी हुई थी और फिर और कुर्सियां ऐड की गई, तो 400 की संख्या है यहाँ पर लोगों की। तो 80-90 कम से कम हर जगह से लोग आए हुए हैं। आप हर इंसान की जिम्मेदारी है कि आप में से अगर एक भी इंसान कम हो ना, ये आप सबकी ताकत कम करता है। सभी को लाना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप में, जैसा हमारा पहला विषय था एकता, आपकी अगर एकता खराब हो गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम संगठित कैसे हो। जैसे भारत नगर में कैसे संगठित हो, नरगिस दत्त नगर में कैसे संगठित हो,
और जाकू क्लब में कैसे संगठित हो, यह हमारा रहेगा तीसरा मुद्दा। संगठित है तो ही तरक्की हो सकती है। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं जिस पे हम चलेंगे तो 100% मैं गारंटी मिलता हूं कि हमें तरक्की मिलेगी ही। ये 3 चीजें सिर्फ हमें करनी है। पहला, हमारी एकता, दूसरा हमारा रास्ता, और तीसरा हमें संगठित होना है। ये 3 चीजें सिर्फ करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये 3 चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता। ये 3 चीजों पे सिर्फ आप ही का नहीं, पूरे मुंबई का फ्यूचर डिपेंड होता है। आज पूरे मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मराठी भाषा का नहीं है। मैं चाहता हूं कि मराठी भाषा मुंबई का हर एक इंसान बोले, और मैं उसके लिए मेहनत भी करूंगा। मैं खुद चाहूंगा कि सरकार मराठी क्लासेस हर एरिया में मुंबई में लगाए, ना कहीं कोई आके गुंडागर्दी करे। लेकिन मुंबई का सबसे बड़ा सिर्फ एक इशू है, जो है रीडेवलपमेंट, मुंबई का पुनर्विकास। किसी को भी गंदगी में रहने की जरूरत ना पड़े, हर इंसान को साफ पानी मिलना चाहिए, हर इंसान को अच्छा घर होना चाहिए, किसी का घर में छत से पानी टपकना नहीं चाहिए। जो भी नेता कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है, वो सिर्फ स्लम्स और जो एसआरए और महाड़ा के बिल्डिंग के जो लोग रहते हैं उनके वोटों पे जीत के आता है। मैं वापस दोहराता हूं, मुंबई में जितने भी नेता चुन के आते हैं, ये सिर्फ स्लम्स, चॉल्स यानी झोपड़पट्टी, चॉल्स, एसआरए के बिल्डिंग्स, महाड़ा के बिल्डिंग्स, या जितने भी लोअर इनकम हाउसेस जो है, इनके वोटों पे ये सारे नेता चुन के आते हैं। लेकिन चुन के आने के बाद ये लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। उसका कारण है, हमारा जब डेवलपमेंट हो, इस शहर का डेवलपमेंट हो, तो सारे लोगों को लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आना होगा। आप सभी को, आप सभी को आना पड़ेगा। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज अच्छे अच्छे ऐप से नौकरियां दिलाने के लिए और बहुत कुछ, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। लेकिन तरक्की हर इंसान की होना जरूरी है, सिर्फ कुछ बिजनेसमैन की होना जरूरी नहीं है, सबकी होना चाहिए। कुछ बिजनेसमैन तरक्की कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सब नीचे के लेवल के लोगों को मिडिल क्लास में लाए तो तुम तरक्की करो। मैं कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन का बड़ा लीडर नहीं हूं, ना कभी बनना चाहूंगा कि मैं किसी पे अटैक करूं। मुझे किसी पे अटैक नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि लोअर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में आना जरूरी है, और कुछ नहीं कह रहा हूं। और इसकी सबसे पहली शुरुआत है रीडेवलपमेंट। आपको आपकी ताकत मजबूत करनी पड़ेगी, आपकी कमजोरी जाननी होगी, और वो कमजोरी पे काम करना है। आप सब मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए। आप सब हमारा 3 स्टेप का प्लान फॉलो करने तैयार है? पहला प्लान, सबसे पहला पॉइंट एकता, दूसरा रास्ता, तीसरा संगठित होना। ये 3 चीजें हमें करनी है, एकता, रास्ता और संगठित होना। और ये 3 चीजें ही रीडेवलपमेंट के सारे इशू सॉल्व कर देगी। अभी जो मीटिंग है, ये मीटिंग हम हमेशा लेंगे, हर 2 हफ्ते में, हर दूसरे संडे को हम मीटिंग लेंगे। लेकिन हमें हमारी संख्या दुगनी करनी पड़ेगी। आज अगर 80 लोग आए रहेंगे तो डबल आना जरूरी है। आज अगर सिर्फ 3 जगह से लोग आए या 4 जगह से, तो अगली बार 6 जगह से लोग आना जरूरी है। 6 के बाद 12, 12 के बाद 24। अभी आपको ताकत बहुत बड़ी दिख रही है, आपको बहुत बड़ी ताकत दिख रही है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये ताकत कोई राजनीतिक ताकत कभी नहीं बनेगी।
यहां मैं अरविंद केजरीवाल बनने नहीं आया, यहां मैं अरविंद केजरीवाल बनने नहीं आया हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आखिर सरकार ने हाल क्या किया वो आप सभी जानते हैं। दिल्ली में आज सत्ता चली गई है, इससे अच्छा लोगों की ताकत बढ़े, लोगों में वो संगठन की ताकत बढ़ जाए, उतनी बढ़ा के आपके नेताओं से सिर्फ काम करा के लेने की ताकत बढ़ानी है, काम करा के लेने तक की ताकत, राजकारण में घुसना नहीं है, राजकारण लोगों से काम कराने की ताकत। मैं सिर्फ समाज सेवा की ताकत बोल रहा हूं, समाज सेवा की ताकत समाज सेवा तक ही मर्यादित रखनी है, क्योंकि इस देश में समाज सेवा को सबसे बुरा माना जाता है। बहुत अफसोस की बात है, अगर कोई आपके सामने बोलता है मेरा एनजीओ है, मेरा फाउंडेशन है, सबसे पहले दिमाग में आता है ये पैसा खाता है। ये शर्मनाक चीज है। कोई एनजीओ, फाउंडेशन, ट्रस्ट बोलता है तो हर इंसान सोचता है ये पैसा खाता है। ये है समाज सेवा। इतना नाम समाज सेवा का खराब है, इसका कारण यह है कि समाज सेवा पे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिए। सबको लगता है नेतागिरी करना सही रास्ता है। आप समाज सेवा ठीक से करो, आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहां निकलेंगे। समाज सेवक बनो आप, आपके एरिया में, आपके गुट में समाज सेवा करो। समाज सेवा करेंगे लोग ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, लेकिन आप नेता बनने की कोशिश करेंगे लोग आपको ही तोड़ेंगे। अब कोई नेता तोड़ने की कोशिश भी मुझे उस लेवल तक करेगा नहीं, क्योंकि उसका पता है ये वोट्स खाने के लिए नहीं आने वाला है, ये लोगों के वोट नहीं खाने वाला है। तो नेता लोगों को मुझसे टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेता लोगों को होगा आपसे प्रॉब्लम कि आप लोग अक्की भाई के पास जाते, उनके पास नहीं जाते, ये एक ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नेता लोग आपके रीडेवलपमेंट के इशू में सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए कभी भी हमें कोई भी नेता लोगों को हमारे बीच नहीं लाना है, कभी भी कोई पॉलिटिशियंस को हमारे बीच नहीं लाना है। आप में से जो लोगों की भी ख्वाहिश थी कि यहाँ आकर संगठित होंगे और हम नेता बन के निकलेंगे, माफी चाहता हूं, मैं आपको नेता बनाने के काबिल नहीं हूं। मेरे में उतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं किसी नेता बनाऊं, लेकिन इतनी काबिलियत 100% है कि आपका जो रीडेवलपमेंट का इशू है, इसको मुंबई का सबसे बड़ा इशू बनाकर दिखाऊंगा। एकता पे मैंने बहुत बात कर चुका हूं, बच्चे में 2 विषय पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मीटिंग खत्म करेंगे। बारह बज के 5 मिनट हुए, हम आधे से पौने घंटे के अंदर मीटिंग को खत्म करेंगे और अगली बार मीटिंग 2 हफ्ते के बाद लेंगे। हम हमेशा हमेशा मीटिंग नहीं लेंगे, लेकिन मीटिंग लेंगे तो ठोस मीटिंग लेंगे और हर मीटिंग में कोई ना कोई बड़ी तरक्की हमें देखनी है, सफलता देखनी है। सफलता गिनाने के लिए हम मीटिंग रखेंगे कि पिछले मीटिंग से आज के मीटिंग में क्या सफलता है। ये हर 2 हफ्ते में हम डिस्कस करेंगे और आगे का प्लान तैयार करेंगे। जैसे मैंने कहा, रास्ता, एकता, रास्ता और संगठित होना, ये 3 चीजों पे ही हम काम करेंगे। तो अभी रास्ते पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, रास्ता यानी हम सबको एक ही रास्ते पे चलना होगा, हमें भटकने किसी को नहीं देना है, क्योंकि हमें सोच समझ के काम करना है। देखो, आइडियाज आप में और मेरी आइडियाज में बहुत फर्क हो सकता है। आप सोचेंगे रास्ता आंदोलन करने से, मैं बोलूंगा नहीं, अधिकारियों से मिलके बातचीत करने से है। हो सकता है मैं बोलूंगा आंदोलन करते हैं, आप बोलेंगे कि नहीं बातचीत करते हैं, आंदोलन करके क्या मिलने वाला है। तो फर्क, मतभेद हो सकता है, लेकिन ये मतभेद ना हो, इसीलिए हम सबको एक ही रास्ते पे आना पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब एक रास्ते पे आए, ताकि हमारी एकता बढ़े, एक रास्ते पे रहे और हम सब संगठित हो। फिर हमें कोई नहीं तोड़ सकता, तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो रास्ते में सबसे जरूरी पहला रास्ता कि बरसात में
हम किसी भी तोड़क कार्रवाई करने नहीं देंगे। पूरा बरसात खत्म होने तक एक भी घर हम पूरे मुंबई शहर में तोड़ने नहीं देंगे। बरसात में कौन चाहेगा कि सामान उठा के आप रास्ते पे रखो, बरसात से आपका सोफा भीगे या आपकी गाड़ी भीगे और फिर वो ट्रक में डाल के शिफ्टिंग करे? ये इंसानियत है? और ये इंसानियत नहीं थी। इसीलिए मैंने तारिक भाई आपसे कहा कि मैं आज के आज भारत नगर में आऊंगा, और मैं उसी दिन आया और मैंने जाके देखा बहुत सारी औरतें एक रूम में रह रही थी क्योंकि उनके घर तोड़े गए थे, रास्ते पे सामान बिखरे पड़े हुए थे, और बच्चों के साथ वो एक कम्युनिटी हॉल में सो रहे थे, ऐसे हॉल में। उस दिन मैंने ये विषय पे काम करना शुरू किया। मेरे पास कोई मंत्री या नेता नहीं आया कि इलेक्शन है अकी खड़ा हो जा, इलेक्शन है लोग जमा कर, मैं उसके लिए नहीं आया, बल्कि मैं आपको यह कहूंगा इलेक्शन आ रहे मुंबई के, इलेक्शन से पहले आपका काम करा के ले लो सरकार से। इलेक्शन से पहले आपका सरकार से काम करा के लो, और सरकार करेगी, नहीं करेंगी तो हम करवा के लेंगे। और आखिर वही जानते हैं अगर हमने काम किए तो शायद लोग हमें वोट करेंगे, उस लालच में तो काम करेंगे वो लोग। तो किसी को भी हमें हमारे रास्ते से भटकने नहीं देना है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 रास्ते में आता है बरसात में कोई भी तोड़क कार्रवाई हमारे विरोध में, हमारे सहमति से या किसी भी हालत में बरसात में हम तोड़ने नहीं देंगे। कल मैं जाकू क्लब एरिया में था, काल मी होतो जाकू क्लबला, बरोबर? काय परिस्थिती होती तिकडे, इकडचं घर तोडलेला, इकडचं घर तोडलेला, तुम्ही घरातून येणार जाणार कुठून? हे अशी अडीअडचणी तुमच्यासाठी तयार करून ठेवतात, मग लोक लाचार होणार, आणि शेवट काय पर्याय असणार? ॲग्रीमेंटवर सही करा आणि जावा, बोजा विस्तार बांधून जावा नालासोपारा, विरार किंवा पालघर। हे अवस्था करायच्यासाठी ते पावसाळ्यात तुमचं घर तोडणार, पण आपण कोणालाहीच पावसाळ्यात घर तोडायला देणार नाही। दूसरा मुद्दा जो हमारे रास्ते का है, जिसके लिए मैंने ये लेटर तैयार किया, देखो मैं आप में से बहुत लोगों को नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मिलते जाएंगे आप लोगों को मैं जानना शुरू करूंगा। आप किसी भी हालत में, हम 2 हफ्ते में एक ही मीटिंग रख रहे, हर हफ्ते नहीं रख रहे। आपको अगर फैमिली के साथ एक संडे के छुट्टी के दिन वक्त गुजारना है तो आप वो संडे को गुजारिए, लेकिन अगले संडे की कुछ घंटे के लिए तो यहां आइए। आप ये नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सोचेंगे मैं 1-2 लोग नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो जो लोग आपका काम करने वाले, वो आपकी संख्या देख के काम करने वाले हैं। जिनके यहाँ 5 कुर्सियां खाली है, ये 5 कुर्सियां खाली है, वो देखेंगे, बोलेंगे अरे इनकी क्या ताकत है। तो आपको आपकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो हर दूसरे संडे को आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, हर दूसरे संडे को किसी भी हालत में आना पड़ेगा। और जो लोग ये टाइम नहीं आए क्योंकि पहली बार है, उन्हें अगली बार आना है। हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं लेकिन दिन नहीं, हमारा दिन फिक्स रहेगा। आज का संडे, इसके बाद अगले के अगले संडे को। आज है 13 जुलाई 2025। अगली हमारी मीटिंग जो रहेगी वो रहेंगी 27 जुलाई को, संडे का दिन है। हम ये सब डिसाइड करेंगे, वक्त, टाइमिंग और जगह ये हम फाइनल करेंगे। लेकिन अगली मीटिंग 2 हफ्ते के बाद संडे को किसी भी हालत होगी। अगर आपको कोई बहकाने वाला कहे कि आज अकी भाई मीटिंग नहीं ले रहे या कैंसिल कर रहे, वो झूठ बोल रहा है। जब तक आप वीडियो से मेरे मुंह से न सुने
कि आज मीटिंग नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम है या कुछ, तब तक यकीन मत करना। और अगर मुझे कुछ होता है या कुछ, तो आप लोग तो मीटिंग जरूर लेना। अगर मुझे जेल में डाला जाता है या मेरे साथ कुछ होता है, तो आपकी मीटिंग ही सफलता रहेगी, और वही मेरा मकसद रहेगा। मैं आज 5 साल कभी कोई मंत्री से डरा नहीं हूं। आप वो स्काउट रिपोर्टर्स जो हमारा न्यूज चैनल है उसके यूट्यूब या फेसबुक पेज पे जाके मंत्रियों की कैसी इंटरव्यू लेता हूं देखना। कभी कोई मंत्री से डरा नहीं हूं मैं, कभी नहीं डरा। 2-3 बार मंत्री मेरे इंटरव्यू में खड़े होकर बैठ जाते हैं, लेकिन 20-20 मिनट तक उनको भड़काता हूं, क्योंकि वो मुद्दे पे आते नहीं है, अपना घमंड दिखाते हैं। तो मैं कभी कोई मंत्रियों से डरा नहीं हूं, ना कभी डरूंगा। जो होता है होने दो। मैंने मेरे जिंदगी में जो करना था मैं कर चुका हूं। 15 साल की उम्र से मैं काम कर रहा था, 15 साल की उम्र से। मैं लंदन अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, मैं महाराष्ट्र में एक गांव में पैदा हुआ था। तीसरी से मैं मुंबई में दहीसर में गुजरातियों के बीच में पला बड़ा हूं। हम लोग होली और गरबा डांडिया खेल के छोटे से बड़े हुए, गुजरातियों के बीच में दहीसर में, मुंबई शहर में। लेकिन कम उम्र से ही काम करने की वजह से मैं अपने जिंदगी में बड़े से बड़े कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन में काम कर चुका हूं। और आज मेरी पूरी फैमिली को लंदन और अमेरिका में मैंने सेटल किया, खुद सेटल हुआ। उसके बाद कोविड में ये सब छोड़ के इंडिया आया हूं। आज भी आता जाता हूं, लेकिन मेरा मकसद है हिंदुस्तान में मेरे आखिरी दम तक काम करना। 2020 में मेरी वाइफ का अमेरिका, क्योंकि मैं अमेरिका और लंदन इन दोनों देशों की नागरिकता मेरे पास है, और हिंदुस्तान की भी नागरिकता है। मेरे पास 3 देशों की नागरिकता है। वहां जाके बहुत साल रह के वहां की भी पासपोर्टें लिया हूं मैंने, दोनों देशों की, और हिंदुस्तान की भी पासपोर्ट लिया हूं। सिर्फ फर्क इतना है, आज अगर मैं चाहूं, क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, तो मेरी दोनों पासपोर्ट दे दूंगा और हिंदुस्तान पासपोर्ट वापस लूंगा। तो इस देश से हकालने की ताकत कोई सत्ता में नहीं है मुझे। और मेरे बीवी बच्चे भी मुंबई में ही रहते हैं। हम आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे परिवार, मेरे भाई बहन, माँ, फैमिली पूरी लंदन और अमेरिका में रहती है। लेकिन वो सब छोड़ के मैं 2020 में आया हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ का ग्रीन कार्ड पेंडिंग था। अमेरिका जाने के लिए कोविड में सारे काम थे, और तभी कोविड में मैं यहाँ फंस गया। और ये ऊपर वाले की देन थी जो कोविड में मैं यहाँ फंस गया, लोगों की मदद करने का मौका मिला। और उसी से मुझे ये लत लग गई है कि मैं लोगों के बीच रात दिन रहना पसंद करता हूं। शुरुआत में मेरी माँ को मुझसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो कहती थी क्यों मरने गया वहां पर, इतनी अच्छी जिंदगी मिली है तुझे, अब भी जब शादी हुई है, कुछ साल में बच्चे हो गए, क्यों? लेकिन जब मेरी माँ ने देखी, जैसे कोली लोगों का जब बड़ा स्टेज सजा हुआ था, जो मैंने कोली लोगों का सी फूड प्लाजा अप्रूव कराने के लिए बड़ी सभा लगाया था, बहुत बड़ा स्टेज था, वहां 20 कोली औरतों ने, बहुत भीड़ थी वहां पर, पूरा खाड़ डांडा भरा हुआ था। जब मेरी माँ ने देखी इतनी औरतें मुझे स्टेज पे दुआइयां दे रही है, तो मेरी माँ बोली बहुत अच्छा है तू वहीं पर रह। तो मुझे लगता है मेरे जिंदगी का मकसद है, जितने दिन इस जिंदगी में है अच्छे काम करके गुजारो, क्योंकि मैंने मेरी जिम्मेदारी पहले से ही पूरी कर चुका हूं। मुझे मेरे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने करके रह चुका हूं, तो मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो काम कर रहा हूं, ये काम करने मुझे बहुत मजा आता है, बहुत एनर्जी लगाता हूं मैं, और रात दिन काम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े। क्या आप सब मेरे साथ हो? क्या आप बाकी सबको भी हमारे साथ लाएंगे? पूरे मुंबई को जोड़ेंगे, पूरे मुंबई के लोगों को जोड़ेंगे। पूरे मुंबई के लोगों को जोड़े ना, तो पूरे मुंबई के लोगों की दुआएं आपको मिलेगी। कि आप लोगों ने शुरुआत किए थे उनको लाने की। हर 2 हफ्ते की मीटिंग हमें ताकत से बहुत बड़ा बनाने वाला है। सिर्फ इतना है, हम हमारे में राजकारण लाने नहीं देंगे, न किसी को नेता बनने देंगे, न किसी को पैसा खाने देंगे।
और आप में से कोई भी हमारे रास्ते से, हमारी एकता से या हमारे संगठित होने से तोड़ने की कोशिश करे या कुछ भी विरोध में बोले, समझ जाना वो दलाल बन चुका है या उसको नेता बनने की इच्छा है। तो रास्ते में जो हमारा तरीका है वो हम हमेशा पत्र में लिख के, हमारे जो तीन बड़े लोग हैं इस मुंबई शहर को चलाने के लिए, वो है हमारे चीफ मिनिस्टर, वो है हमारे अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर और एसआरए के सीईओ खास करके, और जरूरत पड़ी तो महाड़ा या बीएमसी के कमिश्नर। तो इन सारे लोगों को पत्र व्यवहार हमने किए हैं और आगे के रास्ते में हम सब की तकलीफें थोड़ी अलग हो सकती है। हो सकता है किसी की जमीन महाड़ा के लेआउट पे, किसी की नहीं हो, कोई पात्र हो कोई अपात्र हो, लेकिन ये सारे छोटे डिटेल्स में जाकर आप सोचेंगे नहीं ये मीटिंग वो लोगों के लिए हो रही है, ये सबके लिए मीटिंग है। ये मीटिंग में खास करके कैमरा में आप सभी को कह रहा हूं, ये मीटिंग सबके लिए है। आपने एग्रीमेंट किया हो या ना हो, सभी के लिए ये मीटिंग है। आपने अगर एग्रीमेंट किया भी हो, सब लोगों ने जब तक एग्रीमेंट किए नहीं है, बिल्डर कुछ नहीं कर सकता। ये वीडियो सब तक पहुंचाना, जब तक सभी लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किए, बिल्डर कुछ नहीं कर सकता। तो जितने लोगों ने एग्रीमेंट किया है उन लोगों को भी हमारे मीटिंग में बुलाओ और उन सभी ने मीटिंग में आना है। इससे हमें मजबूती मिलेगी। हमें दूर का सोचना है, नजदीक का तो हमने सोचे पॉइंट नंबर 1 में रास्ते में कि बरसात में तोड़क कार्रवाई नहीं। बरसात के बाद क्या? एक मीटिंग में एक औरत हमेशा पूछती थी, अकी भाई ये ठीक है, भारत नगर में सफलता मिली है, बरसात में तोड़क कार्रवाई बंद कर दिए, तोड़ रहे थे बरसात में, बराबर है, बरसात में भारत नगर में तोड़ रहे थे। जैसे हमने आंदोलन किए एसआरए ऑफिस के बाहर, तभी वैशाली लंबाटे मैडम डिप्टी कलेक्टर आई और उसने आश्वासन दिए अब हम बरसात में तोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारी सफलता है। तो आज पहली मीटिंग में मैंने आपको पहली बड़ी सफलता बता चुका हूं, जो है हमारे रास्ते का पहला मुद्दा। आता आपल्या जाकू क्लबला जे पावसाळ्यात तोडक कारवाईचे जे नोटीस आलेले आहे त्याच्यावर मी तुम्हाला आश्वासित करतोय की आपण ह्याच्याबद्दल उद्या मीटिंग घेणार आहे आणि त्याला कळवून देणार आहे की आज एवढ्या मोठ्या संख्येत लोक जाकू क्लबचे लोकांसंगत आहे। ये सब लोग जाकू क्लब के लोग हैं, उनके लिए, ये सब लोग भारत नगर के लोग हैं, उनके लिए, ये सब लोग नरगिस दत्त नगर के लोग हैं, उनके लिए। ये ताकत को समझो, आपके साथ ताकत यही रहने वाली है और यही चीज आपको सफलता देने वाली है। हमने आंदोलन किए और रास्ते का पहला मुद्दा है उसको क्लियर करवाए भारत नगर के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कल हम एसआरए ऑफिस में आप सभी लोग की जाकू क्लब जे मीटिंग आहे आपण एसआरए ऑफिसला त्यांच्याशी बोलू आणि पावसाळ्यात कारवाई तिकडेही थांबू। दूसरा जो रास्ता है जो लंबा है, उसके लिए हमें सीधा सोचना जरूरी है। जो लंबा रास्ता है वो होता है लेआउट का। किसी की जमीन महाराब की है, किसी की जमीन पे बीएमसी का रास्ता निकलता है, बराबर है, नरगिस दत्त नगर में। कहीं पर अपात्र बहुत ज्यादा है, कहीं पे अपात्र कम है, पात्र ज्यादा है, कहीं अलॉटमेंट लेटर है तो कहीं नहीं है। मैं आप सभी को सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं होता। उसका कारण यह है, इंसानियत जहां किसी को तकलीफ होती है वहां हर इंसान रोता है। कोई कुछ करे या न करे वो बात अलग है। जब किसी को, जब गुजरात में
एयर इंडिया के प्लेन की दुर्घटना हुई तो कोई खुश हुआ रहेगा? कोई भी नहीं। हर इंसान को दुख हुआ, कोई भी इंसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मराठी हो, यूपी का हो, साउथ इंडिया का हो, हर इंसान दुखी था। तो जब मुंबई में रीडेवलपमेंट के इश्यू पे इतने लोगों को दुख हो रहा है, आज ये रोने की बात है, तो कैसे कोई खुश रह सकता है? अरे आप लोगों की ताकत ही पूरे मुंबई शहर की ताकत है। आप लोगों की ताकत की वजह से ये शहर चल रहा है। आपको एक मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला सिर्फ कुछ अमीर लोगों का बताना चाहूंगा। वो सोचते हैं कि गरीब लोगों को अगर मुंबई के बाहर धकेलेंगे तो हमारे घरों में कामकाज कौन करेगा, हमारी गाड़ियां कौन चलाएंगे, हमारे बर्तन कौन साफ करेंगे, हमारा खाना कौन बनाएगा, हमारे बच्चे कौन संभालेगा। तो उनको मुंबई में रहने देते हैं, लेकिन उनको छोटे छोटे रूम में 25वें माले पे डाल देते हैं। ये सोच है उनकी। अब मुझे आप बताओ, जो लोग भी स्लम्स या चौल में रहते हैं, क्या वो हम दो हमारे दो है? नहीं, अलग अलग परिवार रहते हैं। जिसने भी पहले या दूसरे माले पे घर खरीदा हो, उसने कोई शौक से गैर कानूनन घर नहीं खरीदा है। रोजी रोटी के लिए वो भले मुंबई के बाहर नागपुर से आया हो, नासिक से आया हो, पूना से आया हो, सोलापुर से आया हो, या कोई देहात गांव से आया हो, या साउथ इंडिया से आया हो, या उत्तर प्रदेश या बिहार या कहीं और दिल्ली से आया हो, वो रोजी रोटी के लिए आया है। कोई वीजा तो नहीं लगती है मुंबई आने के लिए, सारे हिंदुस्तानियों का हक है। तो अगर उसके घर पे छत नहीं है और उसने उस मजबूरी में कोई घर खरीदा है, अपने 2 पैसे की पूंजी लगाई है, वो भले लीगल हो या इलीगल हो, पात्र हो, अपात्र हो, परसों हो, कल हो, आज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान को अपने सर पे छत रखना उसका हक है। सगळ्यांचा हक्क आहे की त्यांच्या डोक्याच्या वर त्यांचं छत असावं। ये कोई लग्जरी की बात नहीं है। क्या घर कोई अय्याशी की बात है? अरे सबसे जरूरी रोटी, कपड़ा, मकान, इसको कौन दुत्कार सकता है? बचपन से यही सीखे, रोटी, कपड़ा, मकान। तो जब मकान आता है तो कोई पात्र अपात्र कैसे आपको बता सकता है? जब मकान आ सकता है तो आप में कोई भेदभाव कैसे कर सकता है? ये तब आया, ये अब आया। अरे जो अभी आया, जो रास्ते पे सो रहा है, उसको रास्ते से उठाओ और उसको घर दिलाओ। ये सरकार का काम है। मेरे जिंदगी में पूरा यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया घुमा, 10 साल बड़े से बड़े कंपनी में काम किया हूं। मैंने देखा वो शहर जिन्होंने तरक्की किए हुए हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की किए हुए क्योंकि वहां पर घर हर इंसान का हक था और उन्हें हक मिल चुका है। अभी पिछले हफ्ते जैसे भारत नगर में जो आखिरी मीटिंग लिया था मैंने, उसके बाद तारीख में आपको पता है, मैं पिछले हफ्ते अमेरिका गया था। 3 दिन के लिए मैं अमेरिका गया था। आज भी मेरे कामकाज, मेरा घर, मेरी बहुत सारी चीजें वहां से चलती है। मैं इंडिया में रोजी रोटी पैदा करने नहीं आया हूं, खुद के लिए, लोगों के लिए पैदा करने आया हूं। मेरी रोजी रोटी आती है, ऊपर वाले ने सारी चीजें मेरे लिए सब तैयार करके दिया है, उसमें मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास जो गाड़ी है, जितनी मेरी जरूरत है उतनी मुझे बहुत खुशी से रहता हूं। मुझे उससे ज्यादा बड़े की इच्छा नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा देख के आ चुका हूं। मुझे पता है जितना बड़ा घर है मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे पता है मेरे घर में ये चीज है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी घर मेरा चलता है। मुझे पता है मैं जहां घूमता हूं वहां ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे वो चॉल्स, वो घरों में, वो बिल्डिंग में, वो एरिया में, वो गलियों पे, वो सड़क में घूमने मजा आता है। क्योंकि मैं जब जहां पला बड़ा था, मैं ग्राउंड लेवल से पला बड़ा था और मुझे आज भी वही मजा आती है। मेरे को कोई क्लब्स या कोई बड़े पौध जगह जाने के शौक नहीं है, वो सब करके आ चुका हूं। तो अभी मेरी ख्वाहिश इतनी है, जो हमारा दूसरा मुद्दा जो मैं बताने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि हर इंसान का घर उसका कम से कम हक होता है।
आप कोई किसी को कहेंगे ये भूखा है, अरे छोड़ उसका, उसको देखने दे, अरे आप उसको खाना खिलाएंगे क्योंकि वो भूखा है। कोविड में खाना नहीं था तो सरकार दाल और बहुत सारी चीजें दे रही थी, उस जिम्मेदारी थी, उपकार नहीं था। घर सरकार की जिम्मेदारी है, उपकार नहीं है। आपका इलाज करना सरकार की जिम्मेदारी है, उपकार नहीं है। किसी को भी प्राइवेट इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको सरकारी इलाज अच्छा मिलना, इसके लिए मैं लड़ूंगा आगे जाके। रीडेवलपमेंट का पहला बड़ा विषय, आगे जाकर मैं हेल्थ केयर पे काम करने वाला हूं, यानी लोगों को मुफ्त अच्छा सरकारी इलाज। इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं पता नहीं है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है महाराष्ट्र सरकार की, 1.5 लाख का सरकार इंश्योरेंस देता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में चलता है। 7 हिल्स हॉस्पिटल अंधेरी जो है वहाँ चलता है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह चलता है। जहाँ कमजोर चल रहा है वहाँ चलवाने का जिम्मेदारी मैं लूंगा आगे जाके। ऐसे ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख, तो टोटल 6.5 लाख का आपका फ्री में ऑपरेशन होना चाहिए। आज भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, या कार्ड हो क्यों पता नहीं है कि कहाँ होता है, उनको रास्ता दिखाने का आगे जाके काम करूंगा। लेकिन सबसे पहले रीडेवलपमेंट का इशू सॉल्व करने तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि घर, खाना, इलाज ये आपका हक है। तो पात्रो अपात्रो, परसों कल आज, हर इंसान के सर पे छत होना ही चाहिए। ये हक की बात है, मैं आपको भड़काने रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। और अगर कुछ गलत रहेगा तो आप मुझे बता देना कि छत इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, और क्यों वो मुझे समझा देना, तब मैं समझूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सोच भी सकता है। तो अगर हम समझ सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं समझ सकती? तो पात्रो अपात्रो, महारा लेआउट, बीएमसी लेआउट, प्राइवेट, ये सारी चीजें भूल जाओ। हर इंसान को घर, ये जिम्मेदारी सरकार की है, और ये सरकार पे ही हम डालेंगे, क्योंकि सरकार हमने चुनी है, सरकार हमारे लिए है, तो हम वो काम करवा के लेंगे। तो छत बेसिक जरूरत है, सरकार को देना चाहिए हर इंसान को। तो उसके लिए सबसे पहला और बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में। अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर किसी ने थोड़ा वक्त ध्यान नहीं दिया है चल जाएगा, अभी ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो रीडेवलपमेंट का जो कांटा अटका पड़ा है, वो कारण ये है, आप में से कितने लोगों के पास सिर्फ ग्राउंड का घर है? सिर्फ ग्राउंड, पहले पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्राउंड। हाथ ऊपर करिए, सिर्फ ग्राउंड, एक सिर्फ ग्राउंड, पहले माले पे कुछ नहीं है। जिसके पास पहले माले पे कुछ नहीं है उसने हाथ ऊपर करना है। सिर्फ ग्राउंड है आपके पास, पहले माले पे घर नहीं है, सिर्फ ग्राउंड है। एक इंसान, सिर्फ ग्राउंड, 2 लोग। इसके अलावा जिसके पास पहले माले पे नहीं है, स्लम रीडेवलपमेंट के स्कीम की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो लोग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को एक घर समझते हैं। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर यानी 305 स्क्वायर फीट, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि आप में से 2 लोग छोड़ के बाकी सबके घर ग्राउंड +1 या 2 है। बराबर है कि नहीं? जोर से आवाज दे, बराबर है कि नहीं है? तो फिर अगर ग्राउंड और पहले पे अलग अलग परिवार रहते हैं तो सिर्फ ग्राउंड वालों को 305 स्क्वायर फीट क्यों मिल रहा है? पहले माले पे अगर वो घर बनाया गया था, वो मजबूरी में बनाया गया है, कोई अय्याशी के लिए नहीं बनाया गया है। तो किसी का घर है, कोई रह रहा है, कोई परिवार है वहां पर। तो हम चाहते हैं कि सरकार ग्राउंड +1, और मैं चाहता हूं कि बहुत सारी जगह ग्राउंड +2 है, तो हम ग्राउंड +2 की मांग रखेंगे सरकार के सामने। यानी ग्राउंड फ्लोर, पहला माला और दूसरा माला, ये 3 अलग अलग यूनिट समझे जाए। आप सब सुन रहे ठीक से? ग्राउंड फ्लोर 305 स्क्वायर फीट दे रहे एसआरए में, पहला 305, यही आपके होते हैं 610 स्क्वायर फीट।
तो क्यों लड़ना है महाड़ा SRA ये वो टेक्निकल डिटेल्स में घुसा के लोग कंफ्यूज करते हैं या खुद कंफ्यूज होते हैं। कोई जानबूझ के कंफ्यूज नहीं करता, कभी कभी वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। अरे जब रास्ता इतना आसान है, इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ 2 लोगों का सिर्फ ग्राउंड है, बाकी सबका पहला और दूसरा तो है ही, तो ग्राउंड +2 की मांग सरकार के पास करना गलत है क्या? नहीं। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ग्राउंड +1 और 2 का प्रावधान सरकार SRA स्कीम में करे? वो सब ने हाथ ऊपर करिए। ये हमारा दूसरा रास्ता, ये है हमारा दूसरा रास्ता। ये रास्ता हमें कभी छोड़ना नहीं है। कोई आपको सुप्रीम कोर्ट बोले, कोई हाई कोर्ट बोले, देखो मैं आपको सादा गणित समझाता हूं। कोर्ट और सरकार ये 2 अलग अलग बाजू है, सिक्के के 2 पहलू है। वापस सुनिए, सिक्के के 2 पहलू है, सरकार और कोर्ट। सरकार ने काम किया तो कोर्ट में जाने की जरूरत है? अरे तो सरकार से काम करा के लो, कोर्ट भूल जाओ। सरकार से आप काम करा के लो ना, कोर्ट में क्यों नाच रहे? कळलं काय तुम्हाला काय सांगतोय? जर सरकारने तुमचे कामे केले, कोर्टात जायची गरज काय? सरकारने तुमचा हक दिलं, कोर्टात जायची गरजच नाही। मग सरकारच्या करून तुमचे कामे करून घ्या ना, कोर्टात जाऊन लढाई करून काय भेटणार है? ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट का तक ऑर्डर आया और हार गए, फिर आके वो लोग घर तोड़ रहे हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, अब उन्हें सरकार के पास ही आना पड़ रहा है। इससे अच्छा पहले से ही सरकार को मनाए होते हैं। लेकिन तकलीफ ही ये थी, सरकार को मनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। वो 3 चीजें क्या है? पहली एकता, दूसरी रास्ता और तीसरी संगठना। यही कारण है, सिर्फ ये कमजोरी है। कोर्ट कचहरी भूल जाइए, सरकार से काम करा के लो। सरकार नहीं काम कर रही थी करके तुम कोर्ट कचहरी में गए। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, सरकार से काम करा के ले लो और कोर्ट कचहरी भूल जाओ। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं कोर्ट कचहरी जाने से, हक है तुम्हारा कोर्ट कचहरी जाना। कल मुझे उठा के जेल में डाल दिए, मैं खुद कोर्ट कचहरी जाऊंगा, लेकिन मुझे उठा के जेल में डालने वाली कौन रहेंगी? सरकार। तो सरकार के विरोध में इंसान कोर्ट जाता है, लेकिन अगर सरकार ने ही मुझे उठा के जेल में नहीं डाली तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सरकार मुझे जेल में न डाले, इसके लिए आप सबको लड़ना होगा। और अगर मुझे जेल में देख के आपको खुशी होती है तो आप में से कोई ना कोई आके लड़ाई ले लेना, ये मेरी जगह ले लेना, और संगठित करने के लिए रात दिन मेहनत करना। अपने जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, अपने रात दिन काम करना पड़ेगा। मेरे 2 साल के 2 बच्चे हैं, उनको मैं वक्त नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बीवी समझती है कि मेरा पति किसके लिए काम करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे घर पे आते हैं और दुआएं दे के जाते हैं। मेरी बीवी जानती है उसका पति रात दिन क्या काम करता है। अगर आप रात दिन काम धाम छोड़ के रात दिन समाज सेवा कर सकते हैं तो फिर आप में से कोई मेरी जगह ले लेना, अगर मैं नहीं रहूंगा तो। सरकार उठा के अंदर न ले डाले मुझे, इसकी जिम्मेदारी आप सब पे है, क्योंकि अंदर डाली तो नुकसान आपका है। 3 महीने के में तो बेल पे निकल जाऊंगा मैं, 3 महीने में बेल पे निकल जाता है इंसान, मर्डर करके निकलता है, यहां तो समाज सेवा कर रहा हूं। लेकिन वो 3 महीने आपके बर्बाद होने वाले, मेरे नहीं, क्योंकि मैं तो अभी 2 महीने से तो यही काम कर रहा हूं। अगले 3 महीने ये काम नहीं करूंगा तो नुकसान आप ही का रहेगा। तो सरकार हमारे विरोध में न जाए, इसी के लिए आप सबको हमारे 3 स्टेप से वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो रास्ता जो है उस पे क्लियर है कि पहला बरसात में नहीं तोड़ना है, और दूसरा हम सब चाहते हैं कि ये जो लेटर दिया हुआ है, जिसको मैं इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा, टू द सीईओ मिस्टर महेंद्र कल्याणकर, स्लम रिडेवलपमेंट अथॉरिटी, बांद्रा ईस्ट, मुंबई,
proposal of ground plus 2 floor slum or chawl structure to be considered as 3 separate units while considering redevelopment of any SRA projects across Mumbai. Respected sir, I, Aki Khatib, who is based in Bandra, works as a social worker. बाकी इसमें जो मुद्दे के पॉइंट है सिर्फ उतने ही पढ़ूंगा. वो है रेसिडेंट SRA माड़ा डेवलपमेंट और structure have layers on at least 1 or 2 floor. So please consider those 3 floors, ground plus 1 plus 2 as 3 units. 3 अलग अलग, ग्राउंड का अलग, पहले का अलग, दूसरे का अलग. ये हमारी मांग है सरकार से, ये पत्र में जो मैं 2 हफ्ता पहले सरकार को दे चुका हूं. क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस है अगर सरकार ने ये चीजें मानी तो कम से कम 50% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है? सोच के बताइए. वापस मैं आपको सवाल पूछूंगा, जोर से जवाब देना. आप में से कितने लोगों को लगता है बरसात में कार्रवाई रोकना तो पहला विषय था, दूसरा विषय ग्राउंड प्लस 2 अगर सरकार ये अप्रूव करती है, इसको मैं और एक बार समझाता हूं और आसान भाषा में. ग्राउंड वाले को भाड़ा मिल रहा है, यानी तीनों को मिलके एक ही भाड़ा मिल रहा है. ग्राउंड प्लस 1 यानी 2 भाड़े मिल रहे हैं. ग्राउंड प्लस 2 यानी 3 भाड़े मिल रहे हैं. 12, 24, 36,000, 15, 30, 45,000, 20, 40, 60,000. तो फिर जो 3 परिवार जिनमें जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व हो जाते हैं. ये रास्ता आसान है, ये आसान सरकार से करवा सकते हैं, सरकार को मना सकते हैं ये रास्ते पे चलने के लिए हम. अरे कहीं ना कहीं तो सरकार आएंगी नजदीक, कोशिश करते हैं, लड़ते हैं इसके लिए. तो ग्राउंड प्लस 1 प्लस 2 यानी ग्राउंड के 305 स्क्वायर फीट और पहले के 305 स्क्वायर फीट, यही 610 होते हैं. 3 मिलाए तो 915 स्क्वायर फीट होते हैं. अरे आप 300 से 450 या 500 भाड़ा के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ तो आपको 900 मिलेंगे, नहीं तो 610 तो मिल ही रहे अगर ग्राउंड प्लस 1 भी करती है. लेकिन हम मांग ग्राउंड प्लस 2 की ही करेंगे. क्या आप सब ये रास्ते पे चलने के लिए मेरा सपोर्ट करेंगे? आप सब लोग सपोर्ट करेंगे? हाथ ऊपर करके बताइए. ये हमारा दूसरा रास्ता, इसमें ही आधे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलते हैं. देखो ये रास्ता सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा, ना बिल्डर के लिए आसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग झुकेंगे. देखो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना होता है, कहीं ना कहीं हमें झुकना होता है. हमें समझदारी से काम लेना है, कहीं ना कहीं हमारा काम करवा के लेना है. यही सिर्फ मेरा हित है. मैं कोई बिल्डर का भेजा हुआ इंसान नहीं हूं, ना सरकार का भेजा हुआ इंसान हूं, लेकिन मुझे इतना पता है समझदारी से काम करेंगे तो काम होगा, लड़के कुछ नहीं होगा. और भड़काने वाले आपको ये रास्ते से भटकाने के लिए बहुत कुछ आइडिया देंगे, तो हमें रास्ता हमारा छोड़ना नहीं है. तो हम यही रास्ते पे चलेंगे. ये 2 रास्ते जो है हमारे, बरसात में कभी कार्रवाई मत करना, और दूसरा हमें ये दिला देना, ये दिला दिए हमारे 50% से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. ये 2 ही चीज़ें हमें रास्ते पे अभी फिलहाल चलनी है. आगे जाके हम पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं जिसमें कुछ और प्रावधान या शिफ्टिंग के लिए कुछ खर्चा दे दे. बिल्डर लोग भाड़ा तो दे ही रहे, शिफ्टिंग के लिए भी कुछ खर्चा दे दे, क्योंकि आसान नहीं है ना सिर्फ भाड़ा लो चले जाओ. अरे डिपॉजिट के लिए वहाँ पैसे लगेंगे, शिफ्टिंग के लिए खर्चा लगेगा. अलग अलग ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल रास्ते में 2 ही चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं. आगे जाके हम जब छोटे छोटे मीटिंग्स लेंगे तो उसमें ये सब प्लान करेंगे. ये मीटिंग जो हर 2 हफ्ते में होंगी उसमें तो आपको आना ही है. इसके अलावा जब भी आप मुझे आपके एरिया में सिर्फ आपकी यानी भारत नगर की, नरगिस दत्त नगर की या जाकू क्लब या और जितने भी मुंबई के लोगों को हम जोड़ पाएंगे, वो लोगों के छोटे छोटे मीटिंग्स लेंगे तो उनके भी मसले हम धीरे धीरे समझेंगे. हर 2 हफ्ते में संडे को ही हमें एक बड़ा प्रोग्राम करना है, क्योंकि ये संडे के प्रोग्राम से हमारी ताकत दिखती है उन्हें. लेकिन हम जब रेगुलर मीटिंग लेंगे
तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के अलग प्रॉब्लम क्या है जो बाकी 50% है। 50% प्रॉब्लम इससे सॉल्व होते हैं, लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपसे अलग अलग ग्रुप में बैठ के डिस्कस करूंगा। इसके लिए हम आते हैं हमारे तीसरे मुद्दे पे, संगठित होना। तो अभी संगठित होने के लिए सबसे जरूरी है कि हम हमारे जो छोटे छोटे मीटिंग्स है वो कैसे करेंगे। भारत नगर के छोटे मीटिंग्स हो, नरगिस दत्त नगर के छोटे मीटिंग्स हो, या सेंटा क्रूज़ जाकू क्लब के मीटिंग्स हो, ये मीटिंग्स हम संगठित कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ मीटिंग संगठित करने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी की तो पहल लेनी पड़ेगी। अगर मैं वहाँ आ रहा हूँ तो आप सब लोगों को बुलाने के लिए किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा, किसी ना किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। ज़रूरी तो नहीं है कि 90 के 90 लोग सबको फ़ोन करेंगे, तो संगठित कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए हम करेंगे चुनाव आप लोगों के बीच। अजान का वक्त हो रहा है, ठीक है। हम अजान कितने बजे होती है? 5 मिनट के बाद। हम एक 5 मिनट में मीटिंग ही ख़त्म कर देते हैं जी। सबसे पहले आप आइए स्टेज पे प्लीज़। ये यहाँ के ट्रस्टी है, जोरदार तालियां इनके लिए। आज इन्होंने ये जगह में अरेंज करा के दी है, ये ऑफिस है इनका, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से इतने लोग संगठित होने के लिए लोगों की मदद हुई है। ऐसे जब लोग समाज में जुड़ते हैं तब समाज तरक्की करता है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, समाज सेवा को बढ़ावा देना है। समाज सेवा को, अगर कोई समाज सेवा को गाली दे रहा है यानी आपको गाली दे रहा है। मैं अभी जब यूएस जा रहा था पिछले हफ्ते, तो मैं प्लेन में एक पुरानी पिक्चर देखा, गुलाम, आमिर खान की गुलाम पिक्चर थी, प्लेन में देख रहा था। आप में से कुछ लोगों ने गुलाम पिक्चर देखी है आमिर खान की? उसमें एक समाज सेवक होता है। वो समाज सेवक कुछ लोगों को हक दिलाने के लिए मीटिंग लगाता है छोटी सी, और बाद में मंत्री वो गुंडे को बोलता है कि इसको ब्रिज से फेंक कर ट्रैक पे फेंक देना, और वो समाज सेवक को ट्रैक पे फेंक देता है, मर जाता है वो समाज सेवक। उसके बाद समाज में कुछ नहीं होता, सब चीज़ रुक जाती है। फिर आमिर खान एक पहल लेके वो गुंडे के खिलाफ लड़के वहाँ वो पिक्चर खत्म हो जाती है। मुझे कहीं ना कहीं लगा कहीं मैं समाज सेवक तो नहीं बन रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा समाज सेवक बन रहा हूँ और कल अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या है मेरे लिए चलेगा? क्या ये ज़िंदगी मेरे लिए गवाह है? तो मैं सोचा यस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे नसीब में ये है तो ये सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन समाज सेवा पे उंगली मत उठाना। हम अगले 3 मिनट में मीटिंग ख़त्म करने वाले हैं। तो संगठित होने के लिए हम आपके एरिया वाइज छोटे छोटे मीटिंग्स लेंगे, और आप में से हर इंसान को सिर्फ 1 महीने के लिए वो संगठन का प्रमुख बनाया जाएगा। आप समझ गए? सिर्फ एक इंसान प्रमुख बनेगा वो संगठन का, और सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद उसी तारीख को अगले महीने वो संगठन में हम मीटिंग लेंगे और एक ही प्रमुख बनाएंगे। 2-3 जब होते हैं तो झगड़े होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीडेवलपमेंट में होती है सोसाइटी। मुझे लगता है भारत नगर के लोगों में अलग अलग सोसाइटी, जैसे बसेरा और केजीएन में कहीं लड़ाई होती थी, कहीं जोड़ने की कोशिश। अफसोस की बात है सिर्फ भारत नगर नहीं है, आपके यहाँ पर भी जाकू क्लब में भी यही हुआ है। आपके यहाँ तो सोसाइटी, तो ये लोग पहले ही सोसाइटी के ऊपर के लोगों को खरीद लेते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कोई भी छोटी संगठन में सोसाइटी बने। आपकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी का काम चल रहा है, उससे मैं नहीं रोकूंगा। सोसाइटी है तो अच्छा है, आप सोसाइटी का साथ दीजिए। लेकिन हमारी जो संगठन है, ये संगठन का एक ही प्रमुख रहेगा आपकी एरिया में, और वो जो एक प्रमुख है उसको हर 1 महीने में हम बदल देंगे। क्या आप ये सब संगठन में करने के लिए मेहनत करने तैयार है? आप सब आपके संगठन का एक प्रमुख चुनने के लिए तैयार है? तो हम शुरुआत करेंगे कल जाकू क्लब, क्योंकि कल इनकी हियरिंग है। तो आपकी संगठन में से हम एक प्रमुख कल चुनेंगे,
उसके बाद परसों हम नरगिस दत्त नगर में और उसके बाद हम भारत नगर में एक इंसान चुनेंगे. तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, सोमवार, मंगळवार, बुधवार या 3 दिवशी आपण या 3 संघटनेचे 3 प्रमुख निवडणार आहेत आणि ते ग्रुपला आपण टाकू. और हर महीने वही तारीख को संगठन का प्रमुख बदला जाएगा और 30 दिन के बाद वो संगठन के प्रमुख की पावर 0 हो जाएंगी. यानी नए के चुनने की जरूरत नहीं है. 30 दिन के बाद उसकी पावर 0. तो 30 दिन तक उसकी पावर रहेंगी, उसके बाद उसकी पावर हो जाएगी 0. आपको समझ में आया? ये इसीलिए ताकि किसी को पहल लेनी पड़ती है. और अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है वो प्रमुख 20 दिन रुको, 15 दिन रुको, फिर नया प्रमुख आ जाएगा. ये हम करने वाले हैं. तो अभी छोटे छोटे मीटिंग्स कल से शुरू हो रहे. कल सबसे पहले जो हम लोग ले रहे हैं वो जाकू क्लब की, क्योंकि उनकी हियरिंग है. परसों हम लोग नरगिस दत्त नगर में, उसके बाद हम लोग भारत नगर में. ये 3 दिन हम हमारी जो संगठना है इसके 3 प्रमुख चुनेंगे और उसके बाद हम नॉन स्टॉप पूरे मुंबई में हर एरिया में जाके ऐसे और संगठनाएं तैयार करेंगे और उनको हमारे साथ जोड़ेंगे. और ये ताकत सरकार से लड़ने के लिए नहीं है, सरकार से हमारी बात मनवाने के लिए या समझने या समझौता करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पे लाने के लिए, कोई राजकारण के लिए हम कोई भी मंच इस्तेमाल नहीं करेंगे या ये संगठन या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे. आप सभी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सभी को आखिरी चीज़ कहूँगा, हमारा एक ही ग्रुप होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, उसका नाम होगा SRA. पता है आपको SRA? आगे महारा MHADA, आगे BMC अकीबाई ग्रुप. एक ही ग्रुप का नाम SRA माड़ा BMC अकीबाई ग्रुप. ये ग्रुप पे सब लोग मैसेज नहीं कर सकते. ये ग्रुप में सिर्फ मेरा मैसेज आप तक पहुंचेगा ताकि हम सब एक रास्ते पे रहे. तो सब ने ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है. आप सभी के नंबर्स आज भी लिए गए. आप बहुत सारे लोगों के नंबर ले चुके हैं और ग्रुप्स में ऐड किए. जो नहीं वो ग्रुप फॉलो करना. SRA महारा BMC का जो ग्रुप है वो ग्रुप को हमारे लिए फॉलो करना है. आपके जो एरिया में चलेगा वो चलते रहना. आपकी एरिया के जो भी सोसाइटी है उसका विरोध नहीं है, वो चालू रहना. हमारे लिए हम एक प्रमुख चुनेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सगळ्यांना. धन्यवाद. आणि मी खाली येऊन आता तुमच्याशी वैयक्तिक बोलतोय. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत शुक्रिया.